नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं और ये जो यात्रा रहने वाली वो यात्रा है क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट की यात्रा। यानी कि इस पूरे साल हम वर्कशीट के थ्रू सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर समझने वाले हैं और ट्रस्ट मी ये यात्रा बहुत गजब की रहने वाली है, बहुत मज़ेदार रहने वाली है क्योंकि जितनी भी वर्कशीट आपकी आने वाली है सभी वर्कशीट बेहद ईजी रहने वाली है और बेहद अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर किया गया कि जितने भी कंसेप्ट है वो आपके कब क्लियर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, इस यात्रा को मैं और ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। आपको जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो रिटर्न में मिलेंगे। सॉल्यूशन में पॉइंट्स में दूंगा, आपके लेवल के अकॉर्डिंग दूंगा, इजी लैंग्वेज में देने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ हमारा फोकस रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के ऊपर। यानी कि हम यहाँ पर वर्कशीट अकेली नहीं करेंगे बल्कि वर्कशीट के थ्रू अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को भी हम जारी रखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफ़र की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने और पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 1 को। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के तीसरे चैप्टर को। हमारा तीसरा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, हिंदी में कहें तो मुद्रा एवं साख। ओके, ये जो चैप्टर है ये बात करेगा मुद्रा की। मुद्रा मतलब मनी की। ओके, सबको पता है कि मनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ बात करेगा साख। यहाँ साख का मतलब है लोन। लोन के बारे में आपने सुन रखा होगा। ओके, तो यहाँ पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे मुद्रा, पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, यानी कि पहले करेंसी के कौन से रूप होते थे, अब कौन से रूप हो गए, बहुत सारे चेंजेस आ गए। दूसरी हम बात करेंगे कि लोन क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो ये एक ऐसा चैप्टर रहने वाला है जो प्रैक्टिकली भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहले जो होता था, पहले क्या होता था, मुद्रा नहीं होती। जैसे हम करेंसी के नोट्स देखते हैं, अब ऐसे नोट तो पहले नहीं होते थे, एटीएम पहले नहीं होते थे, ना चेक बुक होती थी, ना इस तरीके से ई पेमेंट होती थी। पहले वस्तु विनिमय होता था। ओके, वस्तु विनिमय क्या होता था, यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का जो लेन देन था उसको वस्तु विनिमय कहते थे। यूं कह सकते हैं वस्तुओं की अदला बदली। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास गेहूं है, ओके, और उसको चाहिए जूते, तो क्या करेगा, वो गेहूं देगा और जूते ले लेगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम वस्तु विनिमय। लेकिन जितना मैंने आसानी से कह दिया ना कि गेहूं देगा जूते ले लेगा, उतना आसान वो वस्तु विनिमय होता नहीं था क्योंकि उसमें मांग के दोहरे सियों की आवश्यकता होती थी। अब मांग का दोहरा सियों क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी मांग के दोहरे सियों का अर्थ यह है कि वस्तु विनिमय तो ठीक है, पहले ऐसे होता था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 6th क्लास में पढ़ा होगा कि पहले पशुओं के बदले या अनाज के बदले वस्तुएं खरीदी जाती थी या सेवाएं दी जाती थी। गाँव में कुछ जगह अब भी होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनाज के बदले करवाए जाते हैं। ओके, तो वस्तु विनिमय पहले बहुत कॉमन था, अब हालांकि बहुत सीमित रह गया, बहुत कम रह गया। लेकिन जो वस्तु विनिमय था बहुत मुश्किल कार्य था। मान लीजिए जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि गेहूं के बदले उसको जूते चाहिए, तो वस्तु विनिमय हो गया ना, उसने गेहूं दे दिया, उसने जूते दे दिया। लेकिन इसमें मांग के दोहरे सियों की आवश्यकता होती थी, यानी कि दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के सामान बदलने के लिए तैयार होना जरूरी होता था। यानी कि मांग के दोहरे सियों का अर्थ है कि दोनों व्यक्ति जब एक दूसरे के सामान को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो तो उसे बोलते हैं मांग का दोहरा सियों। अब देखिए, गेहूं लेकर के जो गया वहां पर, तो पहली चीज उसे क्या ढूंढना पड़ेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा व्यक्ति जिसको गेहूं चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथ साथ उसे यह भी ढूंढना पड़ेगा कि गेहूं जिसको चाहिए वो उसके पास जूते हो। ओके, उसके बाद यह भी देखना पड़ेगा कि वो जूते बेचने के लिए तैयार हो गेहूं के बदले, तब हो पाएगा ना वस्तु विनिमय। तो इसे बोलते थे मांग का दोहरा संयोग। ओके, दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी कि वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय का अर्थ है कि वस्तुओं की अदला बदली, की प्राचीन समय में जो व्यापार होता था, लेन देन होता था, उसमें वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, उसे वस्तु विनिमय कहा जाता था, बार्टर सिस्टम। लेकिन उसकी अनिवार्य जो शर्त थी, एक इंपॉर्टेंट जो शर्त थी, कंडीशन ये थी कि उसमें मांग का दोहरा संयोग होता था, यानी कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो तो उसे मांग का दोहरा संयोग कहते हैं। इतना आसान नहीं था, इसलिए जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें समय अधिक लगता था और काफ़ी जटिल प्रणाली थी। ओके, और उसमें ठीक से मोल भाव भी नहीं हो पाता था। जरूरी नहीं कि अब तो हम जैसे 10 रुपये दे दिया, आसान हो गया, ये 10 रुपये कीमत की है, तो उसमें तो मोल भाव भी नहीं होता था। वस्तु के बदले वस्तु लेनी है तो कई बार कम ज़्यादा भी हो जाता था, फिक्स रेट नहीं हो पाता था, तो ये कमी थी। लेकिन हमें क्या समझना, हमें ये समझना वस्तु विनिमय क्या है, और दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि दोहरा संयोग, मांग का या आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसे कहते हैं। तो दोनों चीज़ें क्लियर होगी।
इसमें मुद्रा के आविष्कार से पहले अब जैसे देखिए कि हमारे पास क्या है, पैसा है, मुद्रा है ना, आपके पास करेंसी नोट है, ये भी मुद्रा है, जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के, ये भी मुद्रा है, प्लास्टिक मनी भी आ गए, प्लास्टिक मनी समझ रहे हो, आपके पास एटीएम कार्ड्स है, वर्चुअल मनी भी आ गई, हम ऐप के थ्रू भेज पा रहे हैं, चेक, ये भी मुद्रा है। तो आधुनिक मुद्रा से पहले सबसे पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। आमतौर पे जैसे धातु के बदले, सोने चांदी के बदले, अनाज के बदले या पशुओं के बदले व्यापार होता था या वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन जब आधुनिक मुद्रा का आविष्कार हुआ तो अब हमें मांग के दोहरे संयोग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब जैसे आपको जूते चाहिए तो आपके पास गेहूं है, तो क्या करोगे, आप गेहूं बेच दोगे किसी को भी, आपको पैसे मिले, उसके बाद जूते ले लोगे। सिंपल सी प्रोसेस होगी ना, पहले इतना सिंपल नहीं होता था। ओके, तो 3 चीजें हमने समझ ली यहां पर। वस्तु विनिमय क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तुओं की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। प्राचीन समय में व्यापार इसी प्रकार से होता था, लेकिन उसकी आवश्यक जो शर्त थी या सबसे बड़ी कठिनाई थी वो थी मांग का दोहरा संयोग। लेकिन जब से आधुनिक मुद्रा का आविष्कार हुआ है तब से हमें मांग के दोहरे संयोग की समस्या का समाधान हो गया, यानी कि इसकी आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती। आरंभ में जब ये मुद्रा आई तो ऐसा नहीं कि एकदम से करेंसी के नोट छपने शुरू हो गए। अब आपके पास 2000 का नोट होता है, 500 का, 500 का नोट होता है, 200 का है, 200 का है, 100 का है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं कि नोट आने लगे। शुरुआत में सोने चांदी के सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे या तांबे के सिक्के प्रयोग में लाए गए। ओके, उसके बाद धीरे धीरे रूप बदलता गया। उसके बाद सिक्के आए, सिक्के के बाद करेंसी के नोट आए। अब आप देख ही रहे हो कि एटीएम कार्ड्स यानी कि प्लास्टिक मनी आ गई है, वर्चुअल मनी आ गई। तो हम एडवांस होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, यहां देखिए आधुनिक मुद्रा के रूप दिए गए। आधुनिक मुद्रा के कौन कौन से रूप है, कागज के नोट आपने देखे होंगे, कागज के नोट, सिक्के हैं, ये आधुनिक मुद्रा के रूप हैं। इसके अलावा चेक है, वो भी आधुनिक मुद्रा का रूप है। आधुनिक मुद्रा का रूप क्या है, क्योंकि चेक के बदले भी हम खरीदारी कर सकते हैं ना, अकाउंट से पैसे हमारे जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने खरीदारी की और उसको चेक दे दिया। ओके, चेक दे दिया मतलब हम अपने नाम से चेक दे रहे हैं कि हमारे अकाउंट में से इतने पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो ये भी आधुनिक मुद्रा का रूप है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा कि कई बार स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो आपको चेक दे दिया जाता है और आप अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं और जिसके नाम से दिया गया वो उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जिसने दिया है उससे। ओके, ऐसे ही डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, यानी कि ये जो एटीएम कार्ड्स है तो ये भी क्या है, ये भी आधुनिक मुद्रा के रूप है, क्योंकि इससे भी तो हम लेन देन कर सकते हैं। ऐसे यूपीआई, यानी आप जैसे फ़ोन पे यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, तो ये क्या, ये यूपीआई बेस्ड आईडी होगी, तो ये भी आधुनिक मुद्रा के रूप हैं। या मोबाइल या नेट बैंकिंग भी होता है। मोबाइल या नेट बैंकिंग में क्या होता है कि आपके पास कार्ड्स हैं, उसके ऊपर कुछ नंबर्स दिए होते हैं, आपके पास ओटीपी आता है और आप उससे पेमेंट कर सकते हो। तो ये आधुनिक मुद्रा के रूप है। तो ये आज की इस वर्कशीट में हमने क्या समझा कि वस्तु विनिमय क्या कहते हैं। वस्तु विनिमय की अनिवार्य शर्त थी मांग का दोहरा संयोग या आवश्यकता का दोहरा संयोग, और उसकी कई सारी कमियां थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और उन समस्याओं का समाधान कब हुआ, जब मुद्रा के आधुनिक रूप आए, और ये सभी मुद्रा के आधुनिक रूप कहलाते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 5 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो ये 1 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं के लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसको आसान भाषा में लिख सकते हो, वस्तुओं की अदला बदली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगर ये 2 मार्क्स में आए तो आप एक एग्जाम्पल दे दोगे, जैसे कि गेहूं के बदले जूते लेना, या फिर कोई भी फसल के बदले या अनाज के बदले। गांव में अब भी होता है कि अनाज के बदले दुकानदार के पास जाते हैं, सब्जी वगैरह ले लेते हैं, तो ये क्या, वस्तु विनिमय कहलाता है। दूसरा है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं। ये क्या होता है कि जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो तो उसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं, यानी कि दोनों ही व्यक्ति। ओके, तो उसे क्या कहेंगे हम, आवश्यकता का दोहरा संयोग कहेंगे। वस्तु विनिमय में जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है उसकी एक अनिवार्य शर्त होती है, यानी कि इसके बिना जो वस्तु विनिमय हो ही नहीं सकता। मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति को चाहिए, दूसरा बेचने को तैयार नहीं है तो जबरदस्ती कर लेगा। यानी कि वस्तु विनिमय तो तभी हो पाएगा ना, दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। बेहद आसान है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा हमारा कि सोने के सिक्के मुद्रा के किस रूप का उदाहरण है। जो सोने के सिक्के हैं वो मुद्रा के प्राचीन रूप का उदाहरण है। ओके, आधुनिक रूप में नहीं आएगा। आजकल कौन लेन देन करता है सोने के सिक्के से या चांदी के सिक्के से, लेकिन पहले के टाइम में होता था। राजतंत्र में आपने सुना होगा, आपने बहुत सारी हिस्ट्री में कहानियां सुनी गई जिसमें सोने के सिक्के दे दिए जाते थे खुश होकर के। तो ये प्राचीन मुद्रा का पुरातन रूप का उदाहरण है। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, चेक मुद्रा के किस रूप का उदाहरण है। जो चेक है वो अब भी प्रयोग में लेके आते हैं। ओके, तो ये आधुनिक रूप का एग्जाम्पल रहेगा।
उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा, 5वां और अंतिम क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, और इस वर्कशीट का ये पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा कि मुद्रा के आधुनिक प्रकारों ने हमारे जीवन को किस प्रकार सरल किया है। व्याख्या करनी है हमें, यानी कि जो मुद्रा के आधुनिक रूप है, जैसे करेंसी नोट आ गए या सिक्के आ गए या वर्चुअल मनी आ गई, यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, तो इससे कितना फ़ायदा हुआ हमें ये बताना है, यानी कि इसके लाभ बताने हैं। तो पहला लाभ ये है कि अब मांग के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। हमें किसी को नहीं ढूंढना, जाएंगे वहाँ पेमेंट करेंगे, खरीदेंगे, जो वस्तु हमारे साथ है उसको पास है वो बेच देंगे। ओके। दूसरा जो लाभ है कि अब व्यापार करना कहीं ज़्यादा आसान हो गया। पहले के टाइम में सोचिए जो एक एग्जांपल दिया था उसी को सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा कि व्यापार करना। व्यापार में ना तो ठीक से हिसाब किताब हो पाता था और व्यापार करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों को तैयार होना होता था। ओके, तो अब व्यापार करना बेहद आसान है। इसके साथ साथ आधुनिक मुद्रा का संग्रह करना आसान है। सोचिए कि उस वक्त में क्या होता था, जैसे पशुओं को मुद्रा का रूप माना जाता था, उसके बदले व्यापार किया जाता था। अब भाई पशुओं को कहाँ रखेंगे, नहीं रख सकते ना। तो अब जो मुद्रा है उसको तो हम स्टोर कर सकते हैं, बैंक में जमा करवा सकते हैं, घर पे भी रख सकते हैं। पहले ऐसी सुरक्षा नहीं थी क्योंकि मुद्रा के ये रूप ही नहीं थे। ओके, इसके साथ साथ आधुनिक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। अब ये तो था नहीं कि मुंबई में हमें कुछ खरीदना होता, पास्ट में अगर बात की जाए तो हम पशुओं को कहाँ लेके जाएंगे, मुंबई लेके जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन करेंसी को तो लेके जा सकते ना, हमारे बैंक अकाउंट में चेक के थ्रू वहीं पेमेंट कर देंगे, हमें लेके भी नहीं जाना। ओके, यूपीआई आईडीज होती है उसके थ्रू कहीं भी पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आधुनिक मुद्रा है उसका कहीं पर भी कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, जो पहले नहीं होता था। इसके साथ साथ आधुनिक मुद्रा की सुरक्षा करना भी आसान है। सुरक्षा करना मतलब सुरक्षित रखना। हमने बैंक में जमा करवा दिया, बस ठीक है, सेफ है, हमारे पास कुछ नहीं है। ओके, या फिर हमारे पास अगर है भी तो उसको रखना लॉकर में रखा जा सकता ना, पशुओं को नहीं रखा जा सकता, अनाज को नहीं रखा जा सकता। तो ये 5 लाभ होंगे। कौन से लाभ होंगे? पहला कि अब मांग के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, अब व्यापार करना कहीं ज़्यादा आसान है, आधुनिक मुद्रा का संग्रह यानी कि स्टोर करना बहुत आसान है, आधुनिक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है, और आधुनिक मुद्रा की सुरक्षा करना भी आसान है। तो ये लाभ हो गए, ये होगी हमारी आज की वर्कशीट। वैसे हम आपकी क्लास 10th की सभी वर्कशीट लास्ट ईयर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको एडवांस में वर्कशीट करनी है, चाहे आपकी हिंदी की वर्कशीट हो, इंग्लिश की हो, सोशल साइंस की हो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में हो, तो वो वर्कशीट आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है क्लास 10th एसएसटी वर्कशीट या क्लास 10th हिंदी और इंग्लिश वर्कशीट प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख सकते हो। वहाँ पर आपको अवेलेबल है वर्कशीट नंबर 20 से। ओके, जो पहले वाली वर्कशीट है वो भी हम साथ ही साथ अवेलेबल करवा रहे हैं। और आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा 100%। इसके साथ साथ टेलीग्राम का चैनल दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपके साथ लिंक शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ कभी कभी मीट क्लास होगी गूगल मीट के थ्रू, उसके लिंक भी वहीं पर मिलेंगे, और कभी कभी क्विज़ वगैरह भी हम वहीं पे ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आपका प्यार, आपका साथ ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।